राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान को। विज्ञान को जनरली हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। साइंस के इन तीनों पार्टों के पढ़ने की फिनोमिना अलग अलग है। फिजिक्स में जहां हम लोग नेचुरल फिनोमिना को पढ़ते हैं, वहीं केमिस्ट्री में हम लोग नेचर में उपलब्ध मैटर को, यानी प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब्सटेंस हैं, द्रव्य हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में कहीं ना कहीं हम जीवों की प्रकृति और उनके नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन साइंस के इन 3 पार्टों में सबसे ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तो होती है वो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं वो किसी भी मैटर के केमिकल फॉर्म को, यानी इंटरनल स्टडी करते हैं। इसलिए इसमें हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है और जनरली बच्चों को इसमें थोड़ी सी समझ कम डेवलप हो पाती है, जिसके कारण से उनको फिर इसमें दिक्कत आती है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि वाकई में रसायन विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चूँकि हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं, तो नेचर ऑफ मैटर यानी द्रव्यों की प्रकृति, स्टेट ऑफ मैटर यानी द्रव्यों की अवस्था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स यानी द्रव्यों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट यानी द्रव्यों का गुण और उनकी माप कैसे की जाती है, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर यानी भौतिक और रासायनिक गुण, और इसके बाद फिर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल सिस्टम यानी भौतिक मापन कैसे किया जाता है, एसआई प्रणाली क्या होती है, मॉस एंड वेट यानी द्रव्यमान और भार, वॉल्यूम, आयतन, डेंसिटी यानी घनत्व, टेम्परेचर यानी तापमान। तो इन सब का मेजरमेंट क्या होता है और कैसे होता है, इन चीज़ों को हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत इसको कवर अप करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में रसायन विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज केमिस्ट्री। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया उन्हीं का अध्ययन करना है। जैसे अभी अभी हमने कहा राम रसायन, राम रसायन। तो रसायन विज्ञान को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा रसायन क्या है। रसायन को आयुर्वेद में औषधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औषधि। और इसी को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल। तो औषधि को आयुर्वेद में रस विज्ञान, रस क्रिया विज्ञान, रस शास्त्र और रस विद्या कहा जाता था। औषधि का आशय आयुर्वेद में बताया गया है कि औषधि वह है जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा शरीर हृष्ट और पुष्ट हो, मानसिक और शारीरिक विकास समुचित हो। यहाँ तक कि यजुर्वेद के एक प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता में रोगों के और उनके निदान का विवरण दिया गया है, जिसमें धातुओं यानी मीटल्स के भस्मों के उपयोग द्वारा रोगों का निवारण करने की विधि बताई गई है। तो यानी रसायन का आशय क्या हुआ? औषधि। और औषधि के द्वारा हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए
विधियां और अगर कोई रोग या कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको दूर करने के तरीके भी हमको रसायन शास्त्र के अंतर्गत, रस विज्ञान के अंतर्गत बताया गया है। अब देखिए, जैसे ये है राम रसायन। राम रसायन का मतलब राम नाम की औषधि के द्वारा हम लोग न केवल अपने जन्म को बल्कि इस जन्म जन्मांतर के दुखों को दूर कर सकते हैं। यानी राम नाम की जो केमिकल है, जो औषधि है, उसके द्वारा न केवल हम इसी जन्म के बल्कि जन्म जन्मों के जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, उसको दूर कर सकते हैं। यानी राम नाम की औषधि, राम नाम का रसायन इस तरीके से होता है। अगर हम लोग इस रसायन को संधि विच्छेद करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? रस धन आयन। रस का मतलब हम लोग जानते हैं। मान लीजिए अगर ये फर्स्ट पॉइंट है तो ये सेकंड पॉइंट होगा। रस का मतलब क्या होगा? रस का मतलब होगा लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव। और फिर आयन। आयन को हम लोग जानते हैं कि आयन क्या होता है। एक्चुअली आयन जो है वो जब किसी भी वैद्युत अपघट्ट में यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, इट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम लोग इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो उसके द्वारा उनके अंदर उपस्थित कणों का विघटन हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो यदि HCl के सॉल्यूशन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पास करते हैं यानी विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा? आइए इसके इक्वेशन को देखते हैं जरा। 2HCl, यह HCl जो है दो भागों में टूट जाता है। एक तो पहला हाइड्रोजन के फॉर्म में यानी H2 के फॉर्म में, और दूसरा फिर वो Cl यानी ये भी गैसीय रूप में ही होगा। यानी HCl अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी वैद्युत अपघट्य है और उसमें अगर हम लोग चार्जेस को पास करते हैं यानी विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह HCl जो है H2 और Cl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों के फॉर्म में चेंज हो जाती है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें, जैसे ये क्या है? राम रसायन। यानी आप लोग क्या बता सकते हैं कि राम रस को क्या कहा जाता है? राम रस का आशय क्या होता है? राम रस को बोला जाता है नमक, ठीक ना। और नमक को अगर हम लोग केमिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होता है? NaCl। यानी नमक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब अगर इस नमक को जल में मिलाया जाता है, जल में घोला जाता है, तो वो जलीय विलयन किसका हो जाएगा? नमक का घोल हो जाएगा। यानी NaCl का वो घोल हो गया। और जब NaCl का घोल यानी वो नमक के पानी का विलयन तैयार हो गया तो उसमें आप अब ना तो नमक को अलग कर सकते हैं ना पानी को अलग कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि यह Na और Cl आपस में दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी इनका अपघटन हो जाता है। और जब ये NaCl का अपघटन हो जाता है तो ये Na और Cl के फॉर्म में हो जाते हैं, जहाँ पर सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन होगा और क्लोरीन जो है वो निगेटिव आयन होगा। यानी सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस लगाते हैं। तो आयन किसे कहते हैं? यही विद्युत आवेश युक्त परमाणु व परमाणु समूहों को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। यानी ऐसे एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स जिन पर कि पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेज होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन। ये आयन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन पर है। बल्कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि समुद्र से लवणों को प्राप्त करने की विधियाँ क्या थी, कैसे यानी समुद्र से हम लोग लवण यानी नमक को निकालते थे। इसके निष्कर्षण की विधि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है। यानी रसायन के संदर्भ में भारतीय मनीषियों का, भारतीय वैज्ञानिकों को कह लीजिए कि सोच
कब से, बहुत पुरातन, इसके बहुत पहले से ही रसायन के संदर्भ में भारतीयों की सोच रही है। वहीं सुश्रुत संहिता में एसिड और बेस होते हैं। बेस यानी क्षारकों के संदर्भ में सुश्रुत संहिता में वर्णन किया गया है। क्षारकों के बेस के महत्व के बारे में बतलाया गया है। तो इससे हम लोगों को यह जानकारी मिलती है कि चिर पुरातन काल से ही रसायन के संदर्भ में, रस शास्त्र के संदर्भ में हमारे मनुष्यों ने बहुत पहले ही जो शोध अब लोग करते हैं वो हमारे मनुष्यों ने बहुत पहले ही कर लिया था, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद हो तो, यजुर्वेद हो तो, अथर्ववेद हो तो, सभी वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर जब हम लोग रसायन को केमिकल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी केमिकल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसके संदर्भ में मिस्र को पहले कीमिया बोला जाता था। क्यों बोला जाता था कीमिया? कीमिया इसलिए बोला जाता था कि मिस्र में जो मिट्टी पाई जाती थी वो काले रंग की होती थी, और काले रंग की मिट्टी को ही केमी बोला जाता था। तो इसी कारण से मिस्रवासियों को केमिया बोला जाता। और इन लोगों को प्राचीन काल से ही रंगों के संदर्भ में, यानी रंग कैसे बनते हैं, और उसके बाद फिर कांच कैसे बनते हैं, साबुन व अन्य रासायनिक पदार्थों को बनाने की विधियां इन्हें मालूम थी। इसी के आधार पर इन मिस्रवासियों केमिया यानी कीमी, जो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती थी उसे केमी, और इसी आधार पर इसी से केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी के कारण ही माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, यानी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के पहले केमिटेकिंग बोला जाता था, यानी केमिस्ट्री को पहले केमिटेकिंग बोला जाता था, बाद में केमिस्ट्री बोला जाने लगा। अब आते हैं हम लोग रसायन को समझने के बाद रसायन विज्ञान पे, कि रसायन विज्ञान क्या है। एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का विकास किन कारणों से हुआ जानते हैं? बड़ा ही रोचक तथ्य है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले एक पारस पत्थर पाया जाता था, और पारस पत्थर ऐसा पत्थर था कि जिसे अगर लोहे में आप छुला दीजिए तो वो लोहा भी सोना बन जाता था। वही पारस पत्थर अगर आप तांबे में छुला दीजिए तो वो तांबा जो था सोना बन जाता था। तो यानी यह पारस पत्थर क्या था, और ऐसा पारस पत्थर के साथ क्यों होता था कि वो चाहे लोहे या तांबे में छुलाया जाता था तो वो जाके सोना बन जाता था। तो इस बात के अध्ययन को लेकर, और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जैसे कहा जाता था कि अमृत पीने वाला आदमी अमृत प्राप्त कर लेता है, यानी वो कभी मरता नहीं। वही तो अभी राम नाम की औषधि में बताया गया, जन्म जन्मांतर के दुखों को समाप्त कर दिया जाता, यानी वो अमृत जो था लोगों को अमृत प्रदान कर देता था, जिसके कारण वो कभी मरते नहीं थे। तो पुरातन मनीषियों के मन में यह विचार आया कि आखिर यह पारस क्या है, यानी ये पारस पत्थर क्या है, और यह अमृत क्या है, जिसके कारण लोगों को अमृत मिल जाता है, और पारस पत्थर के कारण जहाँ लोहा या तांबे को छुआया जाता है तो वो सोना बन जाता है। तो इन्हीं मौलिक तथ्यों के आधार पर रसायन विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ाया गया। तो यानी कहने का आशय ये हुआ कि आज जो विज्ञान का स्वरूप है, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, इन स्वरूपों में भारतीय मनीषियों का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रहा है। और वो आज से नहीं, बहुत पहले से। आप लोग अभी देखो कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए पूरा विश्व परेशान था, और इंडिया के साइंटिस्टों ने सबसे पहले एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ईजाद किया। तो अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान क्या है। केमिस्ट्री इज़ द
इट मीन्स केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन। रसायन विज्ञान उनके अणुओं और रूपांतरण का विज्ञान है। अणु को ही हम लोग कण बोलते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान, वो किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स यानी कणों के अध्ययन को कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स, इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। यानी यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। यानी रसायन विज्ञान किसी भी पदार्थ में उपस्थित अणुओं का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि उन अणुओं का यानी कणों का, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, रूपांतरण कैसे होता है, उसका भी अध्ययन है। और इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी पदार्थ में जो भी उसके तत्व यानी एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट केवल 100 एलिमेंट ही नहीं, बल्कि जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, तो विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन और उनके सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे बड़ी मौलिक चीज़ ये है कि यह जो अणु है यानी मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये अणुओं को ही कण बोलते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, उनमें वो क्या होते हैं, अणु। और सभी वस्तुएं, सभी सब्सटेंस जो हैं, मैटर जो हैं, वो किससे बने होते हैं, वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो यानी जितने भी मैटर हैं, यानी द्रव्य या पदार्थ या सब्सटेंस, कई नामों से इनको जानते हैं, तो सभी द्रव्यों में अणु होते हैं जिनसे यह पदार्थ बनते हैं। और यह अणु जो होते हैं वो किनसे बने होते हैं, वो एटम से बने होते हैं, यानी परमाणु से। और ये परमाणु आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यानी रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, विभिन्न पदार्थों के तत्वों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है, यह उसका अध्ययन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग प्रतिदिन अपने दैनिक लाइफ में देखते हैं कि दूध से दही बनना, फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, गन्ने के रस को जब लंबा समय तक रख दिया जाता है तो उससे सिरका बनता है, यानी गन्ने के रस से सिरका बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन। और ऐसे ही हम लोग दैनिक लाइफ में ये भी देखते हैं कि लोहे को जंग लग जाती है जब खुले हवा में रखा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरीके के परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, वो इन पदार्थों के तत्वों का, यानी इन मैटर्स के एलिमेंट्स का वो क्या होता है, कंपोजिशन सभी तत्वों का अलग होता है। तो टोटल का टोटल हम लोगों का रसायन विज्ञान अध्ययन मतलब मॉलिक्यूल्स, एटम और मैटर, द्रव्य को हम लोग मौलिक रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर को, द्रव्य को यानी सब्सटेंस, पदार्थ को या जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है क्या, एलिमेंट। तो इस तरीके से देखिए कि केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर हम लोग मैटर को, द्रव्य को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट यानी तत्व, कंपाउंड यानी यौगिक, मिक्सचर यानी मिश्रण, और दूसरी तरफ एटम्स यानी परमाणु को
हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यानी कहने का मतलब कि रसायन विज्ञान मॉलिक्यूल्स, केवल अणुओं का ही अध्ययन या अणुओं के ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स के आधार पर अगर आप लोग देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है, किसी भी पदार्थ के जो अणु हैं यानी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो यानी किन्हीं भी पदार्थ के 2 अणुओं के बीच में, 2 कणों के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और यह इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस के कारण ही क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जल में, वाटर में अगर आप नमक भी मिला दें और चीनी भी मिला दें तो आप देखेंगे कि नमक और चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। अब उसमें थोड़ी देर बाद ना आपको नमक के कण दिखाई देते हैं और ना चीनी के कण दिखाई देते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, वो किसी भी पदार्थ, मान लो जल है, तो उसके 2 अणुओं के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उसी में वो नमक और चीनी के जो कण होते हैं उसी में समाहित हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं दिखते हैं। दूसरा, तो मॉलिक्यूल्स का जो दूसरा कैरेक्टर होता है, आप लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा मूवेबल होते हैं, गतिमान रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, कोई भी परफ्यूम है, अगर आप छिड़क लीजिए तो वो दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आने लगती है उसकी सुगंध। तो यानी कहने का मतलब, चूँकि परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स में गति है और इस गति के कारण ही क्या होता है कि परफ्यूम का मॉलिक्यूल्स दूसरे के स्पर्श में जाता है तो उसे समझ में आता है कि ये परफ्यूम कौन सा है, कैसा है, इसकी सुगंध कैसी है। तो वो क्यों होता है? वो होता है मॉलिक्यूल्स के गति के कारण, यानी मूवमेंट के कारण। तो यानी मॉलिक्यूल्स का दूसरा कैरेक्टर क्या है? मूवमेंट का है। और मॉलिक्यूल्स का तीसरा और किन्हीं भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, यानी किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। वो अणु जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी कारण से इनका कैरेक्टर तीसरा क्या है कि इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। ठीक ना? और फोर्थ, मॉलिक्यूल्स का फोर्थ कैरेक्टर जो है वो क्या है कि इसमें अगर किन्हीं 2 पदार्थों को, किन्हीं 2 मैटर को अगर आप आपस में मिला देते हैं तो उसके कारण क्या होगा कि वो दोनों पदार्थों के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए एक गिलास में आपने गर्म पानी लिया, दूसरे में ठंडा पानी लिया, और दोनों में कॉपर सल्फेट के एक छोटे छोटे टुकड़े को डालिए तो देखेंगे कि ये जो पानी गर्म था उसमें कॉपर सल्फेट का टुकड़ा जो है जल्दी घुल जाता है, और जबकि ठंडे पानी में अपेक्षाकृत देर से घुलता है। तो इस आधार पे आप लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर के कारण उनकी यह मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, और जिसके कारण वो उसमें विसरित हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है। ठीक ना? तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के ये 3-4 कैरेक्टर हो गए। लेकिन आप ये देखिए, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के विषय में लगभग 600 ईस्वी पूर्व, यानी बिफोर 600 क्राइस्ट इरा, कणाद एक भारतीय विचारक हुए जिन्होंने बताया कि प्रत्येक द्रव्य जो है, यानी प्रत्येक वस्तुएं या प्रत्येक पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कणों, मॉलिक्यूल, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये कण यानी अणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, विभाजित नहीं हो सकते। और इसी के संदर्भ में उन्होंने एक परमाणविक सिद्धांत दिया और जिसमें बताया कि अणु जो है
परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि एक पुरातन भारतीय ग्रंथ यजुर्वेद के चरक संहिता में बताया गया है कि इन अणुओं को यानी कणों को, मॉलिक्यूल्स को भी विभाजित किया जा सकता है, इसकी संकल्पना व्यक्त की गई। और इन कणों को छोटा करने को ही नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि आज नहीं, आज से लगभग हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों द्वारा बताया गया। और इतना ही नहीं, वो तो आज भी सिद्ध हो गया है कि भस्मों में मेटल्स के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, यानी भस्मों में धातुओं के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होते हैं, वो कैसे कण होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, अणु या कण नहीं होते, बल्कि वो नैनो होते हैं, यानी वो कणों के सूक्ष्म स्वरूप में होते हैं। तो यानी प्राचीन काल से ही केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में भारतीय ऋषि मुनियों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, चूँकि प्रत्येक मैटर या द्रव्य जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं और कण जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये परमाणु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी चीज़, ये मैटर या द्रव्य जो हैं वो 3 भागों में केमिकल कंपोजिशन के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो मैटर क्या है, या एलिमेंट क्या है, या कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, आइए अब हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। बट इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसमें हम लोगों ने यह सीखा कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान क्या है। इसके पूर्व ये देखा कि रसायन क्या है और रसायन में हमारे ऋषियों मुनियों का क्या योगदान रहा है। और इसके बाद हमने इसमें देखा कि मैटर यानी सब्सटेंस के बनने में मॉलिक्यूल्स की क्या भूमिका होती है, और मॉलिक्यूल्स एटम्स से बने होते हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। और केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर मैटर को यानी पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और उसके बाद फिर मिक्सचर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि पहली चीज़ यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आखिर इस ब्रह्मांड में कब बनते हैं, और उसके साथ ही ये भी देखेंगे कि यह मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें, और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, और जो भी नए हों वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी नई लेक्चर वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।